पड़ोस बिल्कुल शांत था, ज्यादा ही शांत। सुबह का धूप वसंत विहर के सुंदर घरों पर लंबी परछाइयां बना रहा था। चिड़ियां चिरपिंग कर रही थी। उन्हें क्या पता था कि घर नंबर 1224 के अंदर क्या हो रहा है। ऐसे टाइम पे तो घर से फ्रेश कॉफी की खुशबू आनी चाहिए थी, लेकिन उस घर से तो बस खून की बदबू आ रही थी। ये मिसेस शर्मा थी, पड़ोस वाली आंटी, जिन्होंने ये भयानक नजारा देखा। वो दिव्या से मिलने आई थी, हाथ में गरम गरम कुकीज लेकर। घर का दरवाजा थोड़ा सा खुला था। उन्हें कुछ ठीक नहीं लगा। दिव्या, उन्होंने आवाज दी। उनकी आवाज कांप रही थी। कोई जवाब नहीं। धीरे से दरवाजा खोलकर वो अंदर चली गई और उनकी चीख निकल गई। वहां ड्राइंग रूम के फ्लोर पे दिव्या मिश्रा पड़ी थी। उसकी आंखें खुली थी, लेकिन उसमें जान नहीं थी। सफेद मार्बल के फ्लोर पर खून ही खून था। दिव्या मिश्रा के हत्या की खबर वसंत विहर में आग की तरह फैल गई। ये पोश एरिया, जो अपनी शांति के लिए फेमस था, अब डर और शक के साए में डूबा हुआ था। लोग आपस में बात कर रहे थे, छोटे छोटे ग्रुप्स में। सबके चेहरे पे डर था। दिव्या, एक अच्छी पत्नी और प्यारी मां, ऐसा कोई सोच भी नहीं सकता था कि उसका मर्डर हो सकता है। उसके पति अजितेश, एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन, वो तो बहुत ही शांत और मिलनसार आदमी था। और उनके 2 बच्चे, जो अब यतीम हो गए थे, वो तो बिल्कुल मासूम थे। पुलिस आई, उनके चेहरे पे परेशानी साफ दिख रही थी। जांच शुरू हुई और साथ में शुरू हुए सवालों का सिलसिला। ऐसा कौन कर सकता है? क्या ये लूट के चक्कर में हुआ है या फिर कुछ और चक्कर है? इंस्पेक्टर राजीव कपूर, जो अपने तेज दिमाग के लिए जाने जाते थे, उन्होंने इस केस की जिम्मेदारी संभाली। उनकी नजरें क्राइम सीन पर घूम रही थीं, हर एक चीज ध्यान से देख रहे थे। ड्राइंग रूम का हाल देख कर लग रहा था कि यहाँ कोई संघर्ष हुआ है। टूटा हुआ फूलदान, उल्टा कॉफी टेबल और टूटा हुआ फोटो फ्रेम सबूत दे रहे थे कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। फोरेंसिक टीम ने पूरे घर को छान मारा, फिंगरप्रिंट्स, डीएनए या कोई भी ऐसा सबूत ढूंढने के लिए जो उन्हें कातिल तक ले जा सके। दिन रात एक हो गए, जांच जारी रही। फोरेंसिक टीम लगातार काम कर रही थी, हर एक सबूत की जांच कर रही थी। टूटे हुए फूलदान पर एक फिंगरप्रिंट ने उनका ध्यान खींचा। वो फिंगरप्रिंट न तो अजितेश का था, न ही बच्चों का। वो फिंगरप्रिंट किसी औरत का था। उधर इंस्पेक्टर कपूर दिव्या और अजितेश की जिंदगी के बारे में और जानने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने उनके फोन रिकॉर्ड्स, बैंक स्टेटमेंट्स और सोशल मीडिया एक्टिविटी की जांच की। अजितेश के फोन पर एक अनजान नंबर से कुछ संदिग्ध कॉल्स और मैसेजेस मिले। पता चला कि वो नंबर भावना आर्या नाम की औरत का है। भावना अजितेश की कॉलीग थी, अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर थी। अब चर्चा होने लगी कि अजितेश और भावना का अफेयर था। कहीं दिव्या का कत्ल इसी कारण तो नहीं हुआ? इंस्पेक्टर कपूर ने भावना आर्या से मिलने का फैसला किया। वो शहर के दूसरी तरफ एक आलीशान अपार्टमेंट में रहती थी। उसने दरवाजा खोला। पुलिस को देखकर भी वो बिल्कुल शांत थी। उसने दिव्या के कत्ल और अजितेश के साथ अपने रिश्ते से कोई भी वास्ता होने से इनकार किया। लेकिन इंस्पेक्टर कपूर तैयारी से आए थे। उन्होंने भावना को सबूत दिखाए। फूलदान पर लगा उसका फिंगरप्रिंट, फोन रिकॉर्ड्स और उन लोगों के बयान जिन्होंने अजितेश और उसे साथ देखा था। भावना का झूठा कॉन्फिडेंस टूट गया। उसने अजितेश के साथ अपने रिश्ते की बात तो मान ली, लेकिन दिव्या के कत्ल में शामिल होने से साफ इनकार किया। उसने कहा कि उसने अजितेश से कुछ हफ्ते पहले ही रिश्ता तोड़ लिया था, क्योंकि उसे एहसास हो गया था कि इस रिश्ते से कितना दर्द हो रहा है। उसकी बात सच लग रही थी, लेकिन कुछ तो गड़बड़ जरूर थी। इंस्पेक्टर कपूर ने अजितेश को पूछताछ के लिए बुलाया। अजितेश ने खुद को बेगुनाह बताया। कहा कि वो अपनी पत्नी की मौत से बहुत दुखी है। उसने भावना के साथ अपने रिश्ते की बात मान ली, लेकिन कहा कि अब वो रिश्ता खत्म हो चुका है। उसने कहा कि वो दिव्या से प्यार करता था और उसे कभी दुख नहीं पहुंचा सकता।
लेकिन इंस्पेक्टर कपूर को कुछ शक था। उन्होंने अजितेश को डराने का फैसला किया। उन्होंने अजितेश से कहा कि उन्हें एक महत्वपूर्ण सबूत मिला है, पास वाले दुकान के सीसीटीवी का फुटेज, जिसमें वो एक ऐसा हथियार खरीद रहा है जैसा दिव्या के कत्ल में इस्तेमाल किया गया था। अजितेश का चेहरा पीला पड़ गया। वो टूट गया और सब कुछ बता दिया। उसने बताया कि उसने दिव्या के कत्ल की योजना भावना के साथ मिलकर बनाई थी। उसने भावना को दिव्या के बिना एक साथ जिंदगी जीने का वादा किया था। पूछताछ वाले कमरे में तनाव का माहौल था। जब भावना को अजितेश के सामने लाया गया, वो हैरानी से सुन रही थी जब अजितेश उनकी योजना और उसमें उसकी भूमिका के बारे में बता रहा था। वह चिल्लाई, रोई, अपनी बेगुनाही की दुहाई दी, लेकिन सबूत उसके खिलाफ थे। अजितेश ने बताया कि उसने भावना को अपने मोह जाल में फंसाया था। अपने किए की हकीकत जानकर भावना टूट गई। केस की पेशी शुरू हुई। मीडिया में हंगामा मचा हुआ था। प्यार, धोखा और कत्ल की इस कहानी ने सबको झकझोर कर रख दिया था। सरकारी वकील ने मजबूत केस पेश किया, जिसमें फोरेंसिक सबूत, गवाहों के बयान और अजितेश और भावना के अपने अपराध स्वीकार करने की बात थी। बचाव पक्ष के वकीलों ने अजितेश को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में दिखाने की कोशिश की जो अपनी टूटती शादी से मजबूर होकर ऐसा कदम उठाने पर मजबूर हो गया, और भावना को एक ऐसी बेगुनाह औरत के रूप में दिखाने की कोशिश की जिसे एक चालक प्रेमी ने अपने जाल में फंसा लिया। लेकिन जूरी को यकीन नहीं हुआ। कई दिनों तक चली बहस के बाद फैसला सुनाया गया। अजितेश और भावना को कत्ल और कत्ल की साजिश का दोषी पाया गया। उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई गई, जो उनके जघन्य अपराध के लिए एक उचित सजा थी। दिव्या की मौत ने उन सभी लोगों की जिंदगी में एक खालीपन छोड़ दिया जो उसे प्यार करते थे। उसके बच्चे जो अब अनाथ हो गए थे, उन्हें उनकी बुआ के पास भेज दिया गया, जहां उनकी मासूमियत पर इस त्रासदी का दाग हमेशा के लिए रह गया। धीरे धीरे वासंत विहार की फिजा सामान्य होने लगी। समय के साथ कत्ल की घटना फीकी पड़ने लगी, लेकिन उस दिन के जख्म अभी भी ताजा थे। इस मामले ने इंसानी फितरत के अंधेरे पहलू की याद दिलाई। इस बात की याद दिलाई कि कैसे प्यार जुनून में बदल सकता है और धोखा अकल्पनीय नतीजों को जन्म दे सकता है। दिव्या की यादें जिंदा रहीं, एक पीड़िता के रूप में नहीं, बल्कि अपने प्रियजनों को सम्मान देने, धोखे से सावधान रहने और जिंदगी के अनमोल तोहफे की कभी कद्र न खोने की याद दिलाई। दिव्या मिश्रा की हत्या ने समाज को झकझोर कर रख दिया।